सोचिए रात के करीब 2 बज रहे हैं। एक बिल्कुल सुनसान सड़क। और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और अचानक सामने कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। सफेद कपड़ों में। हाँ, सफेद कपड़े, खुले हुए बाल, और वो बहुत ही धीमी गति से मुड़कर देखती है। एक पल के लिए हाँ, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है जब तक नजर उसके पैरों पर नहीं जाती। उसके पैर जो पूरी तरह से उल्टी दिशा में मुड़े हुए हैं, एड़ी आगे और पंजे पीछे। देखिए, ये एक ऐसा दृश्य है जो इंसान के सबसे गहरे डरों को ट्रिगर करता है। हमारे पास जो मनोवैज्ञानिक शोध और लोक कथाओं के विश्लेषण का स्टैक है ना, वो स्पष्ट करता है कि ये महज एक डरावनी कहानी नहीं है। मतलब इसमें कुछ और भी गहरा छुपा है। बिल्कुल, ये मानव मस्तिष्क के पैटर्न रिकग्निशन, हमारे इवोल्यूशन या विकासवादी जीव विज्ञान और समाज के सामूहिक अपराध बोध का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। आज हम उस खौफनाक किंवदंती के बिल्कुल केंद्र में जाएंगे, जिसे कुछ लोग पिछल परी कहते हैं तो कुछ चुड़ैल। हाँ, और हम अपने सामने रखे इन शोध पत्रों के जरिए समझेंगे कि ये आकृतियां आखिर हमारे समाज का इतना गहरा हिस्सा क्यों हैं। तो चलिए कहानी के उस पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जब वो गुमनाम आदमी देर रात खाली सड़क से घर लौट रहा था और उसे वो औरत दिखती है। मैं सोच रही थी, एक सामान्य मानवीय भावना जब सीधे खौफ से टकराती है तो होता क्या है? जब हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखते हैं तो ये सहानुभूति यानी एम्पैथी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बीच का सीधा टकराव है। इंसान ना एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रोग्राम्ड है। बिल्कुल, इवोल्यूशन के नजरिए से हमने एक दूसरे की मदद करके ही सरवाइव किया है। तो जब वो आदमी उस अकेली औरत को रात में सड़क पर देखता है तो उसका दिमाग खतरे का अलार्म बजाने से पहले उसे मदद करने का सिग्नल देता है। वो पास जाके पूछता है, क्या आप ठीक है? हाँ, और ये एक तरह का इवोल्यूशनरी हैक है। मैं तो इसे एक क्लासिक गुड समैरिटन ट्रैप कहूंगी। मतलब एक भले इंसान को फंसाने वाला जाल। ये बहुत ही अजीब विरोधाभास है ना? बहुत अजीब है। हमारी अच्छाई ही हमें सबसे बड़े खतरे के करीब ले जाती है। कोई भी शिकारी अपने शिकार को तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक शिकार खुद चलकर उसके पास ना आ जाए। और यहाँ वो एंटिटी या इकाई इंसान की इसी फितरत का फायदा उठा रही है। और देखिए, यहाँ उस औरत की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो इस ट्रैप को और भी खतरनाक बना देती है। वो कुछ बोलती नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो बस बहुत ही शांति से अपना चेहरा उस आदमी की तरफ घुमाती है। हमारे शोध बताते हैं कि किसी भी सोशल इंटरेक्शन में जब सामने वाला कोई भाव नहीं दिखाता तो दिमाग उसे एक सूक्ष्म खतरे के रूप में देखता है। उसकी आंखें एकदम गहरी और खाली होती हैं। हाँ, चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस का पूरी तरह से गायब होना, ये हमारे ब्रेन को तुरंत संकेत देता है कि सामने मौजूद जीव के अंदर इंसानी भावनाएं नहीं हैं। ठीक है, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही कहानी में वो भयानक मोड़ आता है। उस आदमी को अचानक महसूस होता है कि औरत का चलने का तरीका बहुत अजीब है। उसके कदम जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे होते। हाँ, और फिर जब वो नीचे देखता है तो पता चलता है कि उसके पैर उल्टे हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसे हालात में इंसान तुरंत भागने के बजाय कुछ पलों के लिए सुन क्यों पड़ जाता है? इस सुन पड़ जाने की प्रक्रिया को हम मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक विसंगति का एक बेहद उग्र रूप मान सकते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब दिमाग का कंफ्यूज हो जाना? हाँ, क्योंकि मानव मस्तिष्क एक प्रेडिक्टिव मशीन है। वो हमेशा अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है और चीजें कैसी दिखनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि इंसानी पैर आगे की तरफ होते हैं। तो जब वो उल्टे पैर देखता है तो उसकी आंखों से आने वाला विजुअल डेटा और उसके दिमाग में पहले से मौजूद पैरों का मॉडल दोनों आपस में पूरी तरह टकरा जाते हैं। अरे, ये तो कुछ ऐसा है जैसे कंप्यूटर में कोई ऐसा कोड डाल दिया जाए जिसे वो पढ़ ही ना सके और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है कि वो चीज उसकी तरफ आ रही है या उससे दूर जा रही है, क्योंकि पैरों की दिशा और शरीर की दिशा एक दूसरे के उल्टे हैं। और इसी कंफ्यूजन की वजह से फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स आने से पहले वो इंसान फ्रीज हो जाता है। हाँ, दिमाग उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ सेकंड मांगता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक डर छिपा है। वो अनकैनी वैली वाला सिद्धांत। एकदम सही। उल्टे पैरों का मतलब है प्रकृति के नियमों का टूटना। जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती है
लेकिन उसमें कुछ ऐसा भयानक बदलाव होता है जो उसे अमानवीय बना देता है। वो हमारे अवचेतन को सीधे बता देता है कि यह कोई छलावा है, कोई इंसान नहीं। और जब तक वो आदमी इस छलावे को समझकर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, तब तक वो औरत और भी तेज गति से उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो रुकती नहीं है। और सबसे खौफनाक बात, उल्टे पैर होने के बावजूद उसकी रफ्तार फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ते हुए तेज होती जाती है। ये वो पल है जहां खौफ अपने चरम पर होता है। और अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी सड़क छोड़कर पास के गहरे जंगल में भाग जाता है। और यहाँ से कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। जंगल में छुपना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जंगल आमतौर पर कभी शांत नहीं होता, खासकर रात के वक्त। बिल्कुल। कीड़ों की आवाज, उल्लू, पत्तों की सरसराहट, ये सब तो जंगल का सामान्य शोर है। लेकिन जैसे ही वो आदमी जंगल में घुसता है, हवा एकदम से रुक जाती है। हर तरह की आवाज आनी बंद हो जाती है। मुझे लगता है ये जंगल का खामोश माहौल इस पूरी किंवदंती का सबसे डरावना हिस्सा है। मैं तो इस सन्नाटे की तुलना किसी वैक्यूम से करूंगी। वैक्यूम? मतलब जहाँ कुछ भी ना हो? हाँ, ऐसा लगता है जैसे जंगल ने सारी आवाजों को खींचकर सोख लिया हो। ना कोई कदमों की आहट आ रही है, ना ही उस औरत की कोई हंसी। सिर्फ उस आदमी की अपनी भारी सांसें उस सन्नाटे में गूंज रही हैं। क्या ये एकदम से छा जाने वाला सन्नाटा किसी भयानक चीख से भी ज्यादा डरावना नहीं है? अगर जीव विज्ञान या बायोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो ये सन्नाटा असल में खतरे का सबसे बड़ा सायरन है। वो कैसे? प्रकृति में जब एकदम से खामोशी छा जाती है, तो इसे हम एपिक्स प्रेडेटर थ्योरी के तहत देखते हैं। इसका मतलब है कि आसपास कोई बहुत बड़ा और खतरनाक शिकारी मौजूद है। और जंगल के बाकी सभी छोटे जीवों ने डरकर आवाज करना बंद कर दिया है। बिल्कुल, यानी जंगल उस इंसान को बिना बोले बता रहा है कि वो एक ऐसे जाल में आ चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और क्योंकि कोई आवाज ही नहीं आ रही, तो इंसान ये भी नहीं जान सकता कि खतरा किस दिशा से आ रहा है। यही तो इस सन्नाटे की सबसे बड़ी क्रूरता है। देखिए, जब कोई शेर दहाड़ता है तो आपको पता होता है कि वो कहाँ है। हाँ, आप भागने की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन एक पूर्ण सन्नाटा इंसान के दिमाग को एक खाली कैनवस दे देता है, और उस खाली कैनवस पर हमारा दिमाग अपने सबसे भयानक डरों को उकेरने लगता है। वो हर पेड़ की परछाई में, हर अंधेरे कोने में उस औरत के खड़े होने की कल्पना करने लगता है। जी, साइकोलॉजिकल टॉर्चर का एक बहुत ही असरदार तरीका है, जो शिकार को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका देता है। और शायद यही थकावट उस आदमी को रुकने पर मजबूर कर देती है। उस भयानक सन्नाटे में वो आदमी एक पेड़ के सहारे रुकता है। उसे लगता है कि शायद वो बच गया। हाँ, उसे लगता है कि वो चीज पीछे छूट गई है। लेकिन जैसे ही वो चैन की सांस लेने की कोशिश करता है, उसके कान के बिल्कुल पास एकदम फुसफुसाती हुई एक आवाज आती है, मैं यहीं हूँ। उफ! ये आवाज ही रोंगटे खड़े कर देती है। ये उस मानसिक उत्पीड़न का अंतिम प्रहार है, ये बताने के लिए कि भागना हमेशा से ही बेकार था। वो इकाई बस उसके साथ एक शिकार का खेल खेल रही थी। और जब वो आदमी हिम्मत जुटाकर अपना सिर घुमाता है, तो वो औरत बिल्कुल उसके चेहरे के करीब खड़ी होती है। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका है। हाँ, अब वो सफेद कपड़ों वाली शांत औरत नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत और भयानक हो चुका था। और उसकी आंखों में अब वो पहले वाला खालीपन नहीं था। नहीं, उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी, भूख। और मैं कहूंगा कि इस भूख को समझना ही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। क्या ये भूख इंसानी मांस या खून की होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास मौजूद लोक कथाओं के ऐतिहासिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ये इकाइयां असल में क्या हैं। तो पिचल परी या चुड़ैल असल में है कौन? दुनिया भर की संस्कृतियों में ऐसी आकृतियां अक्सर उन महिलाओं की आत्माएं मानी जाती हैं जिनके साथ उनके जीवन में कुछ बहुत ही गलत, हिंसक या अमानवीय हुआ था। मतलब ये खौफनाक कहानियां असल में किसी बहुत गहरे अन्याय से पैदा हुई हैं? एकदम सही। इतिहास में जब महिलाओं को अन्यायपूर्ण तरीके से मार दिया जाता था, या प्रसव के दौरान उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती थी, या उन पर कोई भयानक क्रूरता होती थी, तो समाज में एक तरह का कलेक्टिव गिल्ट या सामूहिक अपराध बोध पैदा होता था। हाँ, और ये माना जाता था कि उनका वो असीम दर्द, उनका अनकहा गुस्सा एक ऐसी विनाशकारी ऊर्जा बनाता है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ये बहुत ही डीप और परेशान करने वाला नजरिया है। मतलब जिस चीज को आज खौफ का प्रतीक माना जाता है, जिससे हम कांपते हैं, वो असल में समाज के एक बहुत काले सच का आईना है। बिल्कुल,
वो इकाई जो आज रात के अंधेरे में शिकार कर रही है, वो कभी खुद एक शिकार थी। और जो भूख उस आदमी ने उसकी आंखों में देखी ना, वो किसी जानवर जैसी भूख नहीं थी, वो प्रतिशोध की भूख थी। अपने उस अंतहीन दर्द को इस दुनिया पर निकाल देने की भूख। हाँ, वो एक ऐसी त्रिशंकु अवस्था में फंसी हुई ऊर्जा है जो ना पूरी तरह से जिंदा है और ना ही मरी हुई। इसलिए उसका रूप इतना भयानक हो जाता है, क्योंकि वो उस अन्याय का भौतिक रूप है जो उसके साथ हुआ था। यही वजह है कि ये कहानियां समय के साथ कभी खत्म नहीं हुई। ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों इसलिए जिंदा रहीं क्योंकि ये महज भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं। ये समाज की चेतना में दबे हुए अपराध बोध का प्रतीक है। लेकिन अगर हम इस घटना के अंत की तरफ बढ़ें तो अगली सुबह जो होता है वो इस डर को हमेशा के लिए एक अनसुलझे रहस्य में बदल देता है। अगली सुबह की तलाश? हाँ, जब लोग उस सड़क और जंगल के पास तलाश करते हैं तो ना वो आदमी मिलता है और ना ही उसके कोई निशान। यहाँ हम मनोविज्ञान के ज़िगार्निक इफेक्ट को देख सकते हैं। ज़िगार्निक इफेक्ट? ये क्या होता है? ये सिद्धांत बताता है कि इंसान का दिमाग उन घटनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है जो अधूरी रह जाती हैं या जिनका कोई स्पष्ट अंत नहीं होता। हाँ, क्योंकि जमीन पर सिर्फ एक ही चीज मिलती है, कुछ अजीब से निशान। उल्टे पैरों के निशान। बिल्कुल, ऐसे निशान जैसे किसी ने चलने की कोशिश तो की हो, लेकिन एड़ी आगे और पंजों को पीछे रखकर। कोई सबूत नहीं मिलता, कोई शरीर नहीं मिलता। और यही अधूरापन इस किंवदंती को हमेशा के लिए उस जगह से जोड़ देता है। अगर उस आदमी का शरीर मिल जाता तो शायद ये बस एक दुखद घटना बनकर इतिहास में दफन हो जाती। सही कहा, लेकिन ये जो अधूरापन है ना, ये सुनिश्चित करता है कि वो डर आज भी वहां मौजूद है। इंसान का दिमाग अधूरेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो हर हाल में जवाब ढूंढना चाहता है। और जब तर्क काम नहीं करता तो लोक कथाएं उस खाली जगह को भर देती हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाती है। हमने देखा कि कैसे बायोलॉजी हमारे अंदर सहानुभूति और खतरे की घंटी दोनों एक साथ बजाती है। कैसे हमारा दिमाग अनकैनी वैली और उल्टे पैरों को देखकर क्रैश हो जाता है। और कैसे समाज का अपना ही अपराध बोध चुड़ैल जैसी खौफनाक इकाइयों को जन्म देता है। यह विश्लेषण साफ करता है कि डर कभी निराधार नहीं होता। हर डरावनी कहानी के पीछे मनोविज्ञान की कोई कमजोरी या इतिहास की कोई गलती छुपी होती है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अगर पिछले परी जैसी कहानियां बीते हुए कल के अन्याय और डर का प्रतीक थीं, जिन्हें समाज ने एक आकार दे दिया था, हाँ, तो आज के इस आधुनिक युग में हम किन नए राक्षसों का निर्माण कर रहे हैं? आज हमारे डर बदल गए हैं। तकनीक, एआई या इंटरनेट के खतरे? एकदम सही। इंसान की ये फितरत कभी नहीं बदली कि वो अपने अदृश्य डरों को एक डरावना चेहरा देना चाहता है, चाहे वो उल्टे पैरों वाली औरत हो या आज के अर्बन लेजेंड्स। डर का रूप बदल सकता है, लेकिन डर को महसूस करने का इंसानी तरीका हमेशा एक जैसा रहता है। तो ये एक सबक है कि अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वो हमारे अपने दिमाग में होता है। खैर, इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कि कुछ चीजें हमेशा तर्क के बाहर ही रहेंगी। बिल्कुल। और एक आखिरी बात, अगर कभी किसी का सामना रात के उस सुनसान और खामोश सन्नाटे में किसी अनजान आकृति से हो जाए तो उसके चेहरे को देखने से पहले हमेशा उसके पैरों की दिशा देख लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार नजरें मिल गईं तो शायद पीछे लौटने का कोई रास्ता ना बचे। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए अनसुलझे रहस्यों के साथ। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।